शुरू हो गए। बहुत सारे सवाल जो रहते हैं ना, वो बार बार ऐसे ही आते हैं कि इस सिंड्रोम के लिए क्या दवा दी जाए, या इस बीमारी के लिए क्या दवा दी जाए, या उसका विचार कैसा किया जाए वगैरह। तो उसके पीछे का जो उसके पीछे की जो सोच है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है आयुर्वेद में। तो कोई भी पेशेंट आप जब पूछते ना, तो उसके पीछे थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए भाई लोगों की, ये बोलना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज उसका स्वरूप कैसा रहेगा, आप पूछ रहे पेशेंट और मैं उसकी दवा बता रहा है, तो ये उसका कुछ मतलब नहीं। वो ग्रंथों में भी किताबों में भी लिखा है। और हम नुस्खे वगैरह बताने वाले वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए हम सब लोग। हमें आयुर्वेद को बढ़ाना है, आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर उसका जो कुछ चिकित्सा का व्यवहार होता है वो करना चाहिए। फिर भी सवाल कुछ कुछ जो आ रहे हैं ना, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये मैं बार बार बताने की कोशिश करूँगा। वो सोच आप डेवलप करें। कुछ दिन के बाद हम पेशेंट कैसे एग्जामिन करना है, और अलग अलग बीमारियों के लिए कैसी सोच रहती है, इसके लेक्चर करने वाले। पहले 2-3 महीना सिर्फ अंदाज़ा आने के लिए कि भाई कैसा उस व्यवहार हो जाता है, और ये बोलने से लोगों को फ़ायदा होता है या नहीं, या नुकसान होता है या तकलीफ़ होती है, ये समझ में आने के लिए हम बोल रहे हैं। और 1 महीना ऐसा ही चलेगा। बाद में मेरे ख्याल से मैं टू द पॉइंट जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो बताने की कोशिश करूँगा। हर एक की सोच अलग रहती है। भारतवर्ष में बहुत सारी परंपराएं है आयुर्वेद की। तो जो कुछ हमें समझ में आ गया है वो लोगों को देना, या स्टूडेंट को बताना, या भाई लोगों को बताना हमारा स्वभाव और धर्म होना चाहिए। तो आयुर्वेद की वृद्धि हो सकती है। आयुर्वेद तो पहले से ही वृद्ध है, और परंपरा बड़ी बड़ी बढ़ती रहती है। लेकिन उसके पीछे की जो सोच है ना, वो लक्षण बताए और दवा बताए, लक्षण बताए और दवा बताए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का जो सैद्धांतिक भाग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सर एक केस है, 55 years female, patient complaining of severe eye dryness, that she is unable to open the eyes. अकॉर्डिंग टू ब्लड टेस्ट ऑटोइम्यून आया है सर, और सर्वसंधि शूल भी रहता है, तो इसका विचार कैसे? अभी ऐसा जब कोई सिम्टम आ जाता है तो शुष्काक्षिपाक नाम की एक चीज़ बताइए, जिसमें ड्राई आई सिंड्रोम जैसे लक्षण दिखते हैं। लेकिन अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये आधुनिक शास्त्र की कल्पना है, आयुर्वेद में तो ये है ही नहीं। लेकिन 80% ऑटो इम्यून डिसीजेज औरतों को पाए जाते हैं। बचपन से लेकर जो कुछ वैक्सीनेशन लिए जाते हैं, उसका असर जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के हिसाब से आ जाता है। और बहुत सारी एंटीबॉडीज शरीर में पड़ी हुई रहती है। कुछ 15 दिन के लिए रहती है, कुछ 2 महीने के लिए रहती है, कुछ 3-3 बरस रहती है, कुछ सदा के लिए रहती है। तो वो शरीर के ऊपर उसका असर क्या आता है, उसका बहुत कम स्टडी हो गया है। तो उसमें एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का वो कारण माना जाता है। शरीर में जब एंटीबायोटिक दिए ज़्यादा दिए जाते हैं, या एंटी फंगल चीज़ें ज़्यादा दी जाती है, या खाने में ग्राम्य आहार ज़्यादा रहने की वजह से, या आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन जो है अच्छी तरह से नहीं होने के लिए, ये सब बीमारियां जो है वो स्त्रियों में ज़्यादा पाई जाती है। स्त्रियों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उसका मतलब ये है कि उसका ज़्यादा संबंध रज, रक्त, उष्णता और पित्त से ताल्लुक़ रहता है। तो बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीज़ की ट्रीटमेंट जो है वात रक्त के अध्याय के हिसाब से बहुत अच्छी हो जाती है, ये हम कह सकते हैं। अभी शुष्क अक्षीय है समझो, तो उसके लिए ग्रंथों में जो पक्षमगत, वर्तमगत, दृष्टिगत वगैरह विकार बताए, उसमें जहाँ जहाँ अश्रु का स्राव का अभाव आ गया है, वो कल्प आप उठाकर उसकी पोटली लगा देना, पिंडी करना, या दूध और सेंधा नमक से आंखें धोना वगैरह, ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं। अभी उसके साथ संधिशूल है, तो ये चातुर्थिक ज्वर की वजह से भी बहुत सारे लोगों को संधिशूल हो सकता है। तो आपका निदान पेशेंट टू पेशेंट डिफर होना चाहिए। 3-4 सेंटेंस में जो कुछ आप मुझे पूछते ना, उतना कम में सब कुछ बता नहीं सकते हम। इसलिए हम दिग्दर्शन करते हैं अक्सर। और आपका 4 पत्ते का पन्ने का केस पेपर पूरा भर कर जब आप केस टेकिंग कर रहे हैं ना, तो अपने आप एक एक चीज़ जो है वो उभर के सामने आ जाती है, और किसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्या करनी है, आपको समझ में आ जाता है। फिर भी आपको मैं बताता है कि आम का पाचन कर लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लंघन
व्याधि की अवस्था देखकर और दोष कौन से वो देखकर वो कर लेना। उसके साथ परहेज, रात की नींद जल्दी ले लेना, और उसके साथ व्याधि के जो कारण आपको लगते हैं उनका त्याग कर देना। यानी ये परहेज का ही एक हिस्सा वो हो गया। उपशय अनुशय से किस चीज़ से फायदा होता है, अलग अलग आधुनिक शास्त्र के विकार होते हैं, तो उनका आयुर्वेदिक निदान आप पहले करें और बाद में आधुनिक शास्त्र का अगर सोचना है तो सोच लो। लेकिन पहले आप बीए में से और वैद्य है तो आपका धर्म क्या है, आपका निदान आयुर्वेदिक होना चाहिए। दोष धातु मन के हिसाब से होना चाहिए। अग्नि अवस्था, संतर्पण, अपतर्पण, लंघन, ब्रूहण या साम निराम अवस्था के हिसाब से होना चाहिए। एक केस है, 37 ईयर्स है, फीमेल है, हिमोरेजिक ओवेरियन सिस्टस है यूएसजी में। कंप्लेंट्स में एमेनोरिया है, ज्वर प्रचीति है दोपहर में, और क्वचित कर्णकंडु है 5 मंथ से। देखो अभी ये ऐसा ही सिलसिला है। पेट को ऊपर से आपको हिमोरेजिक सिस्ट दिखेगा नहीं दिखेगा, उदरशूल हो सकता है, तो आपका निदान उदरशूल भी आप कर सकते हैं। पीरियड से ताल्लुक अगर उसका कुछ रहता है और रज की दृष्टि रहे तो रजोदोष के हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बच्चे होते या नहीं होते, पीरियड का पैटर्न कैसा है, इसके हिसाब से वो अत्यार्थ है, अल्पार्थ है, क्षीणार्थ है, पीड़ार्थ है, जो कुछ रहेगा वो आपका निदान होना चाहिए। हिमोरेजिसिस ऐसा निदान कर दिया और वहाँ सिर्फ जलों का लगा दी तो हिमोरेजिसिस गायब हो गया, ऐसा होता नहीं। तो हिमोरेजिसिस ये डॉक्टर ने कही हुई चक्षुष इंद्रिय की एक अत्यंतिक ऐसी अवस्था है कि जहाँ आपको ज्ञान ही उसका हो जाता है, लेकिन उसका मतलब अक्सर अच्छा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कल ही बताया आपको कि मैक्युलर डिजनरेशन हो गया है समझो आँखों में, और प्रमेह का रुग्ण है, और वहाँ अगर ब्लीडिंग आपको दिखता है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो आप उसका निदान मधुर मधुर शीत करेंगे, उससे उसकी ओरिजिनल बीमारी क्या है, प्रमेह, वो बढ़ती जाएगी और वो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से अक्सर ब्लीडिंग रुक जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका निदान ही रक्त पित्त गलत हो गया था, समझिए ना। तो आपको मूल व्याधि जो है ना प्रमेह का, वो सोचना चाहिए। ऐसा वैसा ही यहाँ है कि हिमोरेजिस दिखता है, कहाँ है सिस्ट है, ओवरी में है। ओवरी किसका हिस्सा है, त्रैवर्त योनि का। त्रैवर्त योनि का पोषण कौन करता है, रज करता है। रज किससे पैदा होता है, रस से होता है। रस कहाँ तैयार होता है, प्रथम अवस्था में होता है। प्रथम अवस्था में कौन उदीरित होता है, कफ होता है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज जो है वो पित्त का दिख रहा है, हिमोरेजिक, और बीमारी जो निकल रही है वो कफ की निकल रही है। ये क्या प्रॉब्लम आ गया। तो इधर कफ पित्तात्मक संप्राप्ति ध्यान में रखकर दवा होनी चाहिए, या आपको हिमोरेजिस का सोचना नहीं चाहिए। आप आमाशय से काम शुरू कर दो और बीज ग्रंथि तक जाओ, ये सही रास्ता है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए मैं बोलता है कि आपका निदान आयुर्वेदिक होने दो, तो आपकी दवाएं आयुर्वेदिक निकलेगी। डॉक्टर का निदान चाहे कुछ भी होने दो। नरगिस दत्त कैंसर हॉस्पिटल में हम जब प्रैक्टिस करते थे कैंसर के लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को ल्यूकेमिया होता था, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, और उनका निदान हम जब करते थे तो उस पेशेंट को 2-2 बरस खांसी रहती थी, सूखी खांसी, बाद में उसको शीत पूर्व ज्वर, और बाद में उसका निदान एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया ऐसा आता था। तो मैं क्यों उसका निदान कैंसर करूँ। मुझे 2 बरस के कास का नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए ना। तो कास की दवा करने से उनकी बुखार की कल्पना कम आ जाती थी, भूख लगना शुरू हो जाता था, बोन मैरो डिप्रेशन उनका कम होता था, स्प्लीनोमेगेली कम होती थी, शीतपूर्व ज्वर कम होता था, और वो पेशेंट अच्छे होते थे या क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाते थे। तो डॉक्टर लोग उस वक्त बोलते थे नहीं हमारा निदान ही गलत था, ये कैंसर नहीं था, नहीं तो अच्छा कैसा हो गया। तो आपका निदान वातज कास अगर रहे, तो बहुत सारे बच्चे हंसते थे मुझे उस वक्त कि सर क्या निदान कर रहे हैं आप, वातज कास, और पेशेंट है ल्यूकेमिया का, 2 बरस अगर उसको कास है तो मेरा निदान कास ही रहेगा, वातज कास। ऐसा शुक्रावृत्तवात हमने निदान किया है, ऐसा विष सेवनजन्य ल्यूकेमिया की संप्राप्ति हो जाती है, सिर्फ शीत पूर्व ज्वर के हिसाब से रहता है। प्लीहा वृद्धि, ऐसा कुछ कुछ बच्चों के बारे में निदान किया है। तो 8-10 प्रकार के निदान अलग अलग हो जाते हैं, और डॉक्टर का निदान हर बार ल्यूकेमिया ही रहता है। तो ये सोच आप जितना जल्दी डेवलप करोगे ना, उतना आपको आसान हो। आप आधुनिक शास्त्र की निदान और आयुर्वेदिक दवाएं ऐसा मत करो, हाँ।
सर और एक केस है, 42 ईयर्स मेल है, वेट उनका 100 kgs है, नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और ओबेसिटी है और क्रॉनिक अल्कोहलिक है। तो इस पेशेंट में अप्रोच कैसे रखना चाहिए सर? जो अप्रोच मैंने अभी इसमें बताया ना, वही होना चाहिए। आपका निदान डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसा मत करो। वो रक्त पित्त हो सकता है, स्थौल्य इतना अगर है तो मेदरोग का आप सोच लो, है ना। इतना ही नहीं, संतर्पणजन्य बीमारी है ये तो आपके समझ में आ जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट तो सूत्र स्थान से हो जाएगी। चरकजन्य जो बताए, औषधि चक्कू या त्रिफला और अग्निमंत्र का क्वाथ वगैरह, ये जो दवाएं उन्होंने दी है स्थौल्य की, वहाँ से उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो आपका अप्रोच जो है वो आयुर्वेदिक कैसा होना चाहिए, यही मैंने अभी दोहराया है। वैसा ही ये सवाल है और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अभी स्थौल्य है तो व्यायाम होना चाहिए, आपको पता है ना। तो वो फिर से दोहराने में कुछ मज़ा नहीं। जो नॉर्मल कोर्स में चलता रहता है वो आप करते जाना। लेकिन स्थौल्य के दो तरीके रहते हैं कि मेद का स्थौल्य रहता है और उसमें दंड वगैरह बड़े रहते हैं और हाथ वगैरह छोटा होता जाता है। और दूसरा माउस का रहता है, उसमें घनत्व ज़्यादा रहता है माउस पेशियों में। तो वो थोड़ा सा फर्क जो रहता है वो कर्षण चिकित्सा जब आप करेंगे तो उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। स्थौल्य कम कर देना, ये बहुत सारे लोग आप पूछेंगे बाद में, कभी सवाल आ जाएगा, सर इसका वेट इतना हो गया है तो वेट में कैसे कम कर दो। तो वेट के बारे में आयुर्वेद का की सोच क्या है वो पहले आपको समझना होगा। आदमी खड़ा रहने से जितनी उसकी हाइट रहती है उतना हाथ फैलाने से उसका विस्तार होना चाहिए। आयाम और विस्तार, वो जिसका नॉर्मल है वो आदमी नॉर्मल है, चाहे वो थोड़ा सा पतला दिखे या मोटा दिखे। फिर भी स्फिक्स नोदर लंबनम वगैरह जैसा लक्षण आता है, जवप्रोत वगैरह जैसे उसके दोष आ जाते हैं स्थौल्य के, तो आपको ज़रूर उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्रैश डाइट करना है और उसकी जीरो फिगर करनी है, इतनी तबीयत पतली करनी है, ऐसा कभी आयुर्वेद में होता नहीं। उससे तकलीफें बढ़ जाती है। इसलिए देखो, जो आदमी बहुत पतला है वो अगर वेट बढ़ाने की कोशिश करता है तो बीमार हो जाता है। जो बहुत मोटा है वो बहुत ज़्यादा वेट कम करने के पीछे लगे तो वो बीमार हो जाता है, क्योंकि समूह वही तो बिगड़ जाता है। तो कोई भी मोटा आदमी रहे तो उसका सांस फूलना कम होना चाहिए। वेस्ट वगैरह की जो प्रमाण जो आयुर्वेद में बताए वैसा अगर वो हो गया तो वो नॉर्मल होना चाहिए। तो उसको बीमारी नहीं होती, समदोषा समाधिष्ट सब आपको मिलता है और दिखता है। तो वेट हर बार आयुर्वेद में मायने नहीं रखा जाता उसका। तो बीमारी से उसका अगर संबंध संतर्पण के हिसाब से आ रहा है तो आप उसका वेट कम कर सकते हैं। वैसे इस पेशेंट के बारे में सोच होनी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर 120/80 है ऐसा माना जाता है, लेकिन पित्त प्रकृति का आदमी रहे 160/90 भी हो सकता है उसका। तो प्रकृति के हिसाब से ब्लड प्रेशर भी बदलता है, प्रकृति के हिसाब से शुगर भी बदलती है। फिर भी 140 तक फास्टिंग शुगर और 180 तक पोस्ट प्रेगनेंट शुगर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हम बोल सकते हैं। तो तब तक आपकी कोशिश जो है ना वो आयुर्वेद के हिसाब से होनी चाहिए। अभी देखो, कई कई लोगों को खाना खाने के बाद सुस्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है, गौरव और आलस्य आ जाता है, शरीर में बुखार सा लगता है, पसीना वगैरह कुछ आता नहीं, यार पड़े रहना ऐसा लगता है। उनकी शुगर देखी जाए तो 300 वगैरह रहती है। लेकिन ये सब जो लक्षण है वो रस शेषाजीर्ण जैसे है, आम उत्पन्न हो गया ऐसे, या नवज्वर जैसे। तो उनको त्रिभुवन कीर्ति अगर आप 3 हफ्ते देते हैं तो ये सब लक्षण कम आते हैं और शुगर भी कम आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर शुगर के पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति दे दो, उसको अलग तरीके से सोच हो सकती है। एक सोच मैंने बताई जिसमें शक्कर बढ़ गई है और त्रिभुवन कीर्ति से अच्छी हो गई है, क्योंकि उसका निदान नवज्वर हमने किया है, ऐसा होता है। तो ये अलग अलग निदान जो है ना वो आप एक्सप्लोर करो तो अलग अलग दवाएं आपको मिलती जाएगी। मैं इतना जी तोड़कर आपको बता रहा है ना, फिर भी मेरे 40 वर्ष का तजुर्बा में बताता है। बाद में कोई भी पूछता है ना, तो सर मेरे पास एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आ गया था तो मैं उसका विचार आयुर्वेद के हिसाब से कैसे करूं, ऐसा ही होता है। ये क्यों होता है, तो आधुनिक शास्त्र आप बहुत पढ़ते रहते हैं और आयुर्वेद थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं। वो प्रोपोर्शन आप उल्टा कर दो। आप पहले मूल ग्रंथ पढ़ो, पेशेंट देखो, टीकाएँ पढ़ो और बाद में आप आपका निदान करके प्रैक्टिस शुरू कर दो, तो आपके दिमाग में ये जो बाकी के कीड़े जो रहते ना वो आएंगे नहीं। लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपके करिकुलम में ही अगर वो आधुनिक शास्त्र के विचार डालते हैं ना
तो आपको वो भी सीखना होता है परीक्षाओं में, लेकिन आपका मन व्यभिचारी हो जाता है उससे, और पूरा आयुर्वेद का प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए हम मेरे गुरुजी जो कोलटकर सर थे ना, वो बोलते थे कि बच्चों लोगों को एलोपैथी सिखानी ही नहीं चाहिए और सिर्फ आयुर्वेद ही सिखाना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद हर चीज़ सोची जाएगी। उनका विचार अच्छा था, लेकिन अभी इस ज़माने में अगर आपने जन्म ले लिया है और सब शास्त्र दिखते हैं बाकी के, होम्योपैथी एलोपैथी वगैरह, तो इसमें आपको जिंदा रहना है और यहाँ से ही उत्तर निकालने, उसके जवाब निकालने हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका निदान पूरा आयुर्वेदिक कर लो, पूरा आयुर्वेद पढ़ लो, और बाद में आधुनिक शास्त्र का जो है ना वो सोचना शुरू कर दो। तो दोनों चीज़ें हैं और फिर भी अच्छा हो गया। चरक जी के काल में ये नहीं था, ये शास्त्र नहीं थे, तो उनको आसान हो गया था, लेकिन हमें क्या करना चाहिए वो देख लो, है ना। तो हमारी परिभाषा अलग है, हमारी सोच अलग है, दोन्ही धातुमधलं सिद्धांत अलग है, आधुनिक शास्त्र की चीज़ें अलग है। तो एनाटॉमी सब जगह एक जैसी रहती है। आधुनिक शास्त्र की एनाटॉमी जो है वो आप उठा लो, बहुत अच्छी है वो, लेकिन क्रिया जो है ना वो आयुर्वेदिक ही सोचो, आपका निदान आयुर्वेदिक होने दो। ठीक है, अभी आजकल के जो सवाल है वो पूछ लेना। सर आज लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की एक पेशेंट थी, उसकी संप्राप्ति किस तरीके से सोची है? कौन सा जो पेशेंट था? व्हील चेयर पे आई हुई थी सर, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की पेशेंट। पुष्कर मूल दिया हुआ है सर। हाँ, उस बच्ची का, उसके बालों में भांग पड़ गए थे, वो पहले आपने देखे हैं ना। तो भांग कैसे पड़ते हैं और कैसा रहता है भांग तैयार हो जाना, ये इंद्रिय स्थान में बताया हुआ लक्षण है, और वो विगत आयु है। उसकी संप्राप्ति जो हो गई है उसमें हमने उसको पूछ लिया कि पहले क्या क्या हो गया था, तो बाकी कुछ सिम्टम नहीं आया, लेकिन एक दिन में उसका मुंह जो है वो टेढ़ा होना शुरू हो गया, और उसके पहले उसका भेक वर्ण हतेंद्रिय तो जो है ना वो दिख रहा था। तो ये शुरुआत जो है वो पांडु से हो गई है, दैट इज फॉर शुअर। रस धातु, ज्वर, ज्वर की वजह से पांडु, और पांडु के बाद उत्पन्न हुआ आबी का जो सिलसिला उसका ल्यूकेमिया का है। दवा भी अलग अलग आ गई है, और हम रस धातु के ऊपर जाठराग्नि जो है उसका वो बढ़ने के लिए अभी दवा हमने शुरू कर दी है। उसका असर ब्रेन तक आना या हड्डियों के मगज तक आ जाना, अंदर का जो हिस्सा है, तब तक जो कुछ फासला टाइम का लगने वाला है, उसमें अगर उसको मल्टी ऑर्गन फेल्योर अगर नहीं हुआ ना, तो उसे वो उभर के आ सकती है, क्योंकि उसकी उम्र कम है। लेकिन निदान अगर आप मुझे पूछते हैं तो ज्वर, स्पेशली चातुर्थिक ज्वर, उसके बाद पांडु, और उसके बाद ये अभी की जो बीमारी है उसका व्यक्ति और वेदावस्था आ गई है। इस हिसाब से अभी उसकी ट्रीटमेंट जारी रहेगी। और देखो वो 2021 में मेरे ख्याल से उनको प्रॉब्लम ये आने शुरू हो गए, लेकिन आज उनको आयुर्वेद की याद आ गई है आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखो भारतीय लोगों को ये आयुर्वेद की चीज़ें करनी है, ये समझ में जल्दी आता नहीं। आज एक बच्चा आ गया था और बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा था ऑटिज़म का, मेरे ख्याल से उसकी उम्र 12 वगैरह कुछ तो थी। बोल रहा था मुझे लेप नहीं लगाना है, मुझे बाल बढ़ाने हैं, सब वो बोल रहे हैं अभी। और अभी तक वो एकदम चुपचाप था और उसकी जबान नहीं जैसी थी, लेकिन 1 डेढ़ महीने में इतना फर्क आ गया है। तो ये एट द एज ऑफ 12 अगर आते हैं, तो 3 बरस तक ब्रेन जब प्लास्टिक रहता है और बढ़ता रहता है, तब आ जाते तो कितना चमत्कार हो जाता उसके बारे में, है ना। फिर भी अभी भी वो जो है ना 8 महीने में जो फ़र्क आ गया है वो और बढ़ता जाएगा, लिखना वगैरह वो शुरू हो जाएगा, ड्राइंग वगैरह वो करेगा, खुद इंटरेक्ट करेगा और 4 पैसे वो कमा सकेगा, इतना हो सकता है अभी भी। तो लोगों को पता नहीं रहता विद्ध कर्म का क्या असर है, शीर को लेप लगाने से क्या फ़ायदा होता है, शिरोधारा से क्या फ़ायदा होता है, उसके साथ बस्ती करने से क्या होता है, काकिस्तान को जलों का लगाई तो ब्रेन में कितने अच्छे बदल आते हैं। लोगों को पता ही नहीं था, इंडियन लोगों को पता नहीं रहता। वैध लोग हम कोशिश करते रहते हैं समझाने की, लेकिन ये अक्सर होता नहीं। तो ऐसे केसेस जो आप देखते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता। और दूसरी एक बात ऐसी हो गई कि आजकल के लोगों को तेल लगाना, लेप करना, सेक करना वगैरह, इसमें बहुत वो सब लोग जो रहते हैं ना वो नहीं चाहिए, ये हम नहीं करेंगे और ऐसा बोलते हैं।
तो घर में ऐसा कोई तो व्यक्ति होनी चाहिए ऐसी जिसको वो बच्चा या बच्ची या ये पेशेंट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा मन से लगना चाहिए। अनुरक्ता शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचय। पहला शब्द क्या बताया? अनुरक्त, प्यार होना चाहिए यार। ये आदमी है वो मर जाने दो, मुझे क्या लेना देना है, उसकी स्टेट मुझे मिल जाएगी, काम हो जाएगा। ऐसा अगर सोच रखते हैं आप तो अलग बात है। और आपको वो आदमी चाहिए, ये बहुत अलग बात रहती है। अनुरक्त जो है ना वो बाहर का परिचारक नहीं, घर का कोई तो एक आदमी ऐसा होना चाहिए, तो ये काम आसान हो जाता है। तो ये करना ज़रूरी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है। और आपको मैं बोलता है कि हमारे लिए कोई रोता है, ये भावना उस पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कोई तो झगड़ रहा है मेरे लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो वैद्य रहे या पेशेंट के रिश्तेदार रहे, मित्र रहे, कुछ भी रहे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बोलने वाला कोई रहता है ना, तो दुगुना काम हो जाता है दवाओं का। विषादो रोग वर्धना नाम श्रेष्ठा अगर बोला है, तो विषाद नष्ट करने वाली हर एक चीज़ दवा है ना। तो लोगों की दुआ और दवा इस हिसाब से काम में आनी चाहिए। और आपका मुख कमल भी वैसा होना चाहिए वैद्य लोगों का। क्या यार अभी 2 बज गए और अभी आ रहे पेशेंट, आपको समझता है क्या, मेरा खाना वगैरह रह जाए, चलो जाओ, ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। आ गए ना पेशेंट, आपका धर्म है, आपको देखना है, हंसते हंसते उसको देख लो, उसकी ट्रीटमेंट करो और उसको बोल दो कि अगली मर्तबा जल्दी आ जाओ तो मैं और ज़्यादा तुम्हें टाइम दे सकूँ, ऐसा बोलो। तो उस वक्त से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हर जगह उसका फुटबॉल होता रहता है यार, आप भी फुटबॉल ही करेंगे? हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपका धर्म कैसा है? दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थी दृष्ट कर्मा शुचिर विचक, है ना। शास्त्र का आप अध्ययन किया वगैरह सब है, लेकिन पुनर्वसु आत्रेय जी का वर्णन पढ़ लो, आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा वर्णन है उनका। प्रशांत प्रियवादीन ऐसा लिखा है ना सब, वैसा होने दो, थोड़ा सा तो रिफ्लेक्शन आने दो। इसलिए मरे हुए लोगों के चेहरे आप देखते जाना, डेड बॉडी आपने देखी होगी डिसेक्शन के वक्त वगैरह, या आईसीयू में या कैजुअलिटी में वो काम करते हैं ना, तो समझता है। तो मरे हुए लोगों के चेहरे भी ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, यानी जन्म तक उनका, जन्म से मृत्यु तक जो कुछ चलता रहता है उसका भाव वही उनके शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर रहता है। योगी लोगों का ऐसा नहीं रहता, शांत रहता है कि लगता है सोए है और कभी भी उठ सकते हैं, उससे पता चल जाता है क्या सोच हो रही है। जो सोच होती है वो चेहरे के ऊपर आ जाती है, क्या करें। जो सोच अंदर रहती है वो शब्दों से बयान की जाती है, क्या करें। तो लोग कैसे बोलते, कैसे दिखते और कैसा बर्ताव करते, उससे उनकी मनोभूमिका जो है वो समझ में आ जाती है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परिचयता तो रोगिणम। पेशेंट जो आता है ना चलते चलते, तब तक आपका निदान होना चाहिए, है ना। समझो पुराने ज़माने में कैसा रहता था, वाड़ा रहता था और बहुत बड़ा दरवाज़ा रहता था, उसको आडना नाम की चीज़ रहती थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद ऐसा आड़ा एक लकड़ी का ये हिस्सा आता था, उसको आडना बोलते हैं मराठी में। और वो जो दरवाज़ा रहता था वो औदुंबर के वृक्ष का बनाया हुआ रहता था, उसमें कुराड़ी से घाव लगा दिया तो वहाँ ही वो रुक जाती है कुराड़, टूटता नहीं वो लकड़ी। तो जब उस वक्त ये रॉबरी वगैरह होती थी ना, तो वो दरोडेकर वगैरह आते थे ना, तो उनको दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता था। उसके बाद कैसा रहता है, आंगन रहता था, आंगन में एक जगह कुआं रहता था या पानी का टैप रहता था, बाद में पड़वी नाम का हिस्सा रहता था, उसके बाद सोफा बैठने की जगह, और वहाँ वो बैद ऐसे बैठते थे। और पेशेंट को पकड़ के कोई लाता है ना यहाँ तक, तो वो कैसा चलता है, उसके साथ कौन है, सांस कैसा ले रहा है, यहाँ तक आने वक्त तो वो कितनी बार रुकता है, कैसा खड़ा होता है, तब से ही निदान हो जाता है बैल लोगों का। दर्शन परीक्षा बाद में वो कुछ तो बोलता है पेशेंट, तो वो स्वर या व्यंजन रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे, वर्टिकल कॉलम में जो हमारा पंचायतन पूजे के जो दैवत बताया वहाँ वो चक्र रहते, और चक्र के ऊपर वो सब शब्द रहते। तो कौन से चक्रों में विकृति है वो समझ आ जाता है। चक्र की जो देवता है उसकी वनस्पति है, उसकी पत्री उसको दे दी खाने के लिए या पीने के लिए, पानी उसका तीर्थ दे दिया, तो उससे उसकी ट्रीटमेंट हो सकती थी। यानी सिर्फ दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही
परीक्षिता रुग्णम, तब तक उसकी ट्रीटमेंट हो जाती थी। ऐसी सोच रखते थे पुराने ज़माने में। आप भी कर सकते हैं ये चीज़, है ना। उसके लिए आंगन या दरवाज़ा बड़ा वाला कुछ ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ अंदर बैठे तो आते हुए पेशेंट कैसा चलता है और आप देख लो, बाद में केस टेकिंग करो तो आपका स्पॉट डायग्नोसिस हो जाएगा, है ना। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ऐसी मोटी औरत है, गाल ऐसे बड़े बड़े है और अंदर अगर आती है मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, तो गर्भाशय की विकृति रहती है, दमा होता है और फाइब्रॉइड्स रहते हैं, ये रहता ही है। तो देखने से वो पता चल जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे इक्वेशन आपके अपने आप तैयार हो जाते हैं और वो आपको पूछने और उसकी ट्रीटमेंट करनी है। सर आज एक पेशेंट होते अभय हिंदी नावाचे. में पूछ लो, जोर से पूछ लो। सर आज एक पेशेंट थे सोरियासिस के, अभय नाम के. उनको तोकाबाई थी पार्टी पीठ के ऊपर, तो उनको अपन बस्ती नहीं दी थी सर, मुस्ता दिया अपन, तो उसका क्या विचार? अभी जो सीजन चल रहा है वो कफ के चल रहा है, सहतियों में एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ही करना चाहिए। और बस्ती लगवाने से वात का नहीं है, तो हमने शिरोधारा उसको दीजिए, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस जो है वो एकदम ख़राब है। वही चीज़ बार बार बता रहा था वो, उसने होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब दवाई ले ली है, फिर भी वो अगर बढ़ रहा है उसका ना, तो उसका मन नाराज है। तो इसलिए हमने शिरोधारा तक्रधारा उसको सोराइसिस के लिए बताई है। और सोराइसिस की जो क्लासिकल ट्रीटमेंट रहती है उसमें वात पित्त कफ को आप नॉर्मल करें, सुबह को कफ नष्ट करने वाली दवा देनी है, लेकिन स्नेहन ज़्यादा हो गया तो कुष्ठ कम होता है, इसलिए हमने स्नेहन करने वाला घी दे दी है, लेकिन वो कड़वा घी दे दी है कफ कम करने के लिए। दोपहर को पित्त को शमन करने वाली और शाम को वात को शमन करने वाली ट्रीटमेंट दे दी है अभी। तो उसका मन पहले हम अच्छा करेंगे और उसके साथ साथ शरीर अच्छा करेंगे। सोरियासिस के पेशेंट को अपन तुअरक तेल और सुरभि तेल भी देते हैं, तो इस पेशेंट को कौन सी अवस्था में दे सकते थे? जिन लोगों को चेहरे के ऊपर ज़्यादा सोराइसिस रहता है या चेहरे के ऊपर एलर्जीज वगैरह आ जाते हैं, उनको आप सुरभि तेल यानी गंधक धुति सुबह शाम देते ही जाना। और उसके साथ तुवरक तेल जो रहता है, कड़ू कौठी का तेल, वो दोपहर रात को देते जाना। तो उससे स्किन, चेहरे के ऊपर की जो स्किन है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लोगों को ये तिलक लगा देते या सिंदूर लगाते तो वहाँ एलर्जी आ जाती है, उसमें भी यही सोच रहती है। तो आप उस वक्त नाखून का जो विष रहता है वो नष्ट करने की दवा, आगत तंत्र से कुष्ठ की दवाएं, और उसके साथ अभी जो मैंने सोच रखी ना तुवरक तेल और सुरभि तेल की, वो इस्तेमाल करना होगा। उसी पेशेंट को अपन सर अविपत्तिकर का विरेचन दिया था, और अपने पास विरेचन करने के लिए सर पलाशबीज चूर्ण भी रहता है, तो पेट में अगर कीड़े हैं और उसकी वजह से सोराइसिस या कुष्ठ की संप्राप्ति है तो पलाश चूर्ण देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। या जिनका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है और शुक्र क्षय की वजह से कुष्ठ उत्पन्न हो गया है वाला, या बुद्धि तत्वों का विकास अच्छी तरह से नहीं, स्किन का प्रॉब्लम आता है, तो हर एक की अवस्था अलग रहती है और वो द्रव्य गुण के अभ्यास से हमें मिल जाती है। पलाशो दीपनो वृषा सरष्णो व्रणगुलमजित भग्न संधान कृदोष ग्रहण्यर्था कृमीनारे कषाय तिक्तकटुआः स्निग्धो गूजजरोगजित तत्पुष्पम साधुपाकेतु पटुतिक्तम कषायकम। तो इसमें अभी की जो चीज़ें ना, पलाशो दीपनो वृषा, वो दीपन पाचन करने वाला है। कोई आदमी मोटा है, शुक्रक्षय बहुत ज़्यादा हो गया, भूख नहीं लग रही है और पुष्ट हो गया है, पलाश का पहला ये सेंटेंस जो है वो काम करता है ना। तत्पुष्पम साधुपाकेतु पटुतिक्तम कषायकम, ऐसा बताए। उसके फूल जो है पलाश पुष्पा जो होता है वो स्किन के लिए बहुत फायदा करता है। जिनेटल ऑर्गन के ऊपर कुष्ठ रहे, निपल के ऊपर कुष्ठ रहे, तो पलाश पुष्पा से महामंजन काढ़ा से भी ज़्यादा फायदा कर देता है। तो हर एक का ये अलग रहता है। अभी कफ की गांठें है और बहुत जाड़ा जाड़ा अगर कीटी उत्पन्न हो गया है या ये हो गए सोराइसिस हो गया है, तो अलग वनस्पति इस्तेमाल करनी है। बाकुची कटु तिक्तोष्णा कुंभी कुष्ठ कपापहा त्वग दोष विष कंडुति शीत्र प्रश्निपरा। तीक्ष्ण उष्ण है, स्किन ज़्यादा जाड़ी रहे तो उसको डिजॉल्व कर दीजिए। विषग्न भी है। इतना ही नहीं, सोराइसिस बढ़ने का जो सफ़ेद धब्बा होता है वो भी उससे होता नहीं। तो औदुंबर कुष्ठ है या कीटी कुष्ठ है तो आप बाकुची इस्तेमाल करो।
ऐसा हर एक वनस्पति के गुण अलग रहते हैं, वो हमें उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे उसका तेल इस्तेमाल करें या काढ़ा करें या चूर्ण करें या दूसरा कल्प कोई रहे तो वो करना चाहिए। अभी ढाक जो रहता है पलाश, उसके ये जो रहता है स्टेम रहता है ना, उसमें आंवला डालकर उबालने के लिए बता दिया है, और वो उसका च्यवनप्राश जैसी कल्प जो है ना अवले, वो तैयार करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनका आयुष्य का ह्रास हो गया है या उम्र ज़्यादा ढल गई है और स्किन का प्रॉब्लम है, उनको वो रसायन ज़्यादा फायदा करता है। तो कौन सी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसमें मूल द्रव्य कौन सा है और हमारे पेशेंट की अवस्था कौन सी है, ये देखकर कल्प आपको तय करना होगा और वो इस्तेमाल करना होगा, है ना। सर एक कल पेशेंट को तिरुपति कषाय के साथ घायपान का पत्र दिया था, तो घायपान का घायपात जो रहता है ना, घायपात आपने देखा होगा, वनस्पति यानी उसके पत्ते लंबे लंबे रहते और तलवार जैसे पत्ते बड़े बड़े रहते और उसको ये रहते थॉर्न्स रहते और उसको एक डंडा ऊपर आ जाता है, उसका इन्फ्लोरेशन बहुत अच्छा दिखता है, तो उसको घायपात बोलते हैं। तो ये घायपात वनस्पति पूरे शरीर के ऊपर तैयार होने वाला जो ईसब रहता है या कुष्ठ रहता है ना, उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है, स्पेशली बच्चे लोगों को। तो उसका तेल 3 पाकी बनाना है, धूप में उस बच्चे को बिठाना है 3 दिन और बाद में विरेचन करना है उसको, तो पूरे शरीर का कुष्ठ उससे चला जाता है, इसलिए वो डाला है। स्किन बहुत सारी ज़्यादा इन्वॉल्व अगर हो गई है और उसमें क्लेद बढ़ गया है ना, तो वो वनस्पति फायदा हम्म? और क्लेद तो रहता ही है कुष्ठ में, है ना। घायपात नाम का अभी ऐसे जो शब्द आ जाते हैं ना, तो आप बाद में क्या करते जाना, वो नेट के ऊपर देखते जाना मराठी नाम घायपात, तो वनस्पति दिखेगी, वो देख लेना। जो शुभ से शीघ्रम, आज करे सो अभी, अभी करे तो इसी वक्त, ऐसा करते जाना। तो आज जो कुछ आपने सुना है वो आपके बुद्धि में उपस्थित होता जाएगा और आपको नई नई चीज़ें समझती जाएगी। सर ये गांजिया या चिकन पॉक्स के बारे में, जैसे एक हॉस्टल में चिकन पॉक्स, उसको मराठी में वाऱ्या पड़े बोलते हैं, वायु से बढ़ने वाली फोड़, ऐसा ही बोलते हैं। तो एक को लग गया है तो दूसरे को हो जाता है। यूजुअली वैक्सीनेशन हो गया तो ये प्रॉब्लम नहीं आते, फिर भी मीजल्स भी जो रहते हैं ना, ये तो चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स तो अभी चला गया है, लेकिन मीजल्स वगैरह भी 4 तरीके के वायरस से हो सकते हैं। तो एक को मीजल्स हो गया तो दूसरा तरीका उसको हो सकता है, ऐसे 4 तरीके रहते हैं। और चिकन पॉक्स जो है वो वायु से सब जगह फैल सकता है, लेकिन फिर भी उसके भी वैक्सीनेशन किए जाते तो मिलता नहीं। फिर भी अभी अभी 25 बरस की उम्र में, 30 बरस की उम्र में बच्चे लोगों को ये चिकन पॉक्स दिखाई देता है। तो पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, फास्टिंग। दूसरे लोगों ने क्या करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। आज एक लेप्रोमेटस लेप्रेसी का पेशेंट आ गया था, देखो, तो उसके घर वाले लोगों को पता ही नहीं था कि ये कुछ ऐसा करना हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे वगैरह जो है घर वाले, उनको व्याधिहरण रस और चुटकिन्यादी चूर्ण हमने लगवा के रखा है, नहीं तो अदरवाइज वो बाद में उनको भी ये प्रॉब्लम स्किन की जो है वो लेप्रेसी के हिसाब से आ सकती है। तो ये हमें ही सोचना होता है वही लोगों को। तो उसका डोज वगैरह बता के हमने रख दिया है। और वो प्रेग्नेंट है उसकी बच्ची, तो उस मम्मी के घर जब जाएगी तो वो छोटी बच्ची जो रहेगी, ये जो बालंतीन यानी श्रुतिका है, उसके शरीर में जख्म रहे तो वो ज़्यादा रिसीविंग मूड में रहती है बॉडी, है ना। भूत यक्ष किन्नर सब जो है ना, उसका अटैक रहता है श्रुतिका के ऊपर। तो कितना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं है। तो आज हमने वो चीज़ें उनको क्लियर करके रखी है। हमें भी पता नहीं था क्योंकि वो पेशेंट ऐसा घर पर है, हमें पता ही नहीं था। आज हमने उसके मम्मी को देख लिया, तो जब वो जाएगी डिलीवरी के लिए तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वैसा ही ये पेशेंट जो रहते हैं ना, तो पहले फास्टिंग करना है। फास्टिंग करने से क्या हो जाता है वो चीज़ मैं आपको बताता है। सीधी सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे सांगली में एक हमारा दोस्त था, स्टूडेंट था, उसका एक साइंटिस्ट वहाँ काम करता था और उसने बहुत सारे ऐसे कड़न तैयार करके रखे थे, युष। तो उसमें मुद्ग युष तैयार किया था, क्षणक युष तैयार किया था वगैरह वगैरह। और वो उसको लखनऊ से फ़ोन आ गया, इसलिए वो वहाँ चला गया।
7-8 दिन के लिए। और आने के बाद उसने क्या सोचा कि ये मैंने सब यूज तैयार करके रख दिया था, तो अभी माइक्रोस्कोप के नीचे में देखता है कि किसमें फंगस ज़्यादा बढ़ गया है, बैक्टीरिया बढ़ गए वगैरह। तो मूंग की दाल में 9 दिन के बाद भी जैसा का वैसा था वो, और बाकी सब जो है ना वो ख़राब हो गए थे। और तो उसने हमें फ़ोन करके बताया कि भाई ये तो चमत्कार हो गया कि मूंग की दाल में खराबी कुछ आई ही नहीं, इस सीज़न में ऐसा हो ही नहीं सकता। और चरक जी बार बार बोलते हैं कि लंगन दे दो और मुद गई उसके ऊपर पेशेंट को रख दो, चाहे कौन सा भी पेशेंट रहे। तो इन्फेक्टिव फोकस जिनको है उनको तो कम से कम ये करे कि खाना बंद, सुबह शाम मुदगयूश। तो जो बीमारी है ना वो ट्रेडमिल के ऊपर जैसा आदमी दौड़ता है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, वैसा इन्फेक्शन वहाँ का वहाँ रुक जाता है। और उसके साथ जो कुछ दवाई करनी है वो कर लो। तो ये पहले करना चाहिए। दूसरा जो ये रहता है डंडा नींब पत्र का, उससे वारा पड़ा यानी मीजल जो है चले जाते हैं। तो खिड़की में वगैरह एसी की जो ड्योर्स है वहाँ पानी में डालकर उससे नहाना चाहिए। और उष्णताजन्य पीटिकों का जो काढ़ा है ना वो देना चाहिए। हाँ, तो यशस्वी चिकित्सा नाम की एक देशपांडे सर की जो किताब है उसमें उष्णताजन्य पीटिका का काढ़ा मिल जाएगा, या परिपाठादि काढ़ा जो है ना वो फ्रेश बनाकर आप दे सकते हैं। तो उससे मीजल्स आना, बढ़ जाना और फैलना तीनों रुक जाता है। उसके साथ आप बाकी की दवा जो रहती है सूचेकर वगैरह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पीछे की सोच हमने बताई। ये सब चीज़ें जो वायरस से पैदा होती है ऐसा आधुनिक शास्त्र बताता है, वो नर एंडिंग के यहाँ वो वायरस पड़ा हुआ रहता है, मीजल्स का या चिकन पॉक्स वगैरह का, स्पेशली मीजल्स का। और 40 बरस के बाद जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो वो उसकी डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और वहाँ हर्पिस तैयार कर देता है। तो जिनको बचपन में मीजल्स हो गए उनको 40 बरस के बाद विसर्प हो सकता है। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है, पतले दस्त लाने हैं। बुखार एक बार उतर गया तो पतले दस्त अगर आपने कर दिए उस पेशेंट को तो उसकी ग्रहणी अच्छी हो जाती है, पित्त धरा कला अच्छी होती है, मज्जा धरा कला निर्मल हो जाती है और वहाँ से वो वायरस पूरे के पूरे चले जाते हैं। नहीं तो बूढ़े लोगों को जो हार्पिस आता है ना बहुत गंदा हाल कर देता है। वो शूटिंग पेन रहता है, दर्द रहता है, दाह रहता है, सब रहता है। तो उस वक्त उनको जलोका लगाना वगैरह सब करना पड़ता है, वो आफत ही नहीं आती। तो अभी मीजल्स या चिकन पॉक्स के विष हमारे शरीर में है, ये पहचानना कैसा है। तो हाथ दोनों ऐसे करने के लिए पेशेंट को कह देना, स्लीव्स ऊपर करना, और यहाँ हरी नीली सिराएँ अगर दिखती है ना तो समझना कि उसके शरीर में गोवर कांजिन्या या पीटिका जन्य ज्वर के विष शरीर में पड़े हुए हैं। तो उसको परिपाठादि काढ़ा देते जाना। 5-6 महीना आप सुबह शाम 2-2 चम्मच देते ना तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि बगैर कुछ खाए हुए उसको पतले दस्त आ जाते हैं, यानी पानी पूरी, भेलपूरी, गोलगप्पे कुछ नहीं खाता फिर भी पतले दस्त। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ परिपाठादि काढ़ा। तो ये पित्त पूरा निकल गया है, वहाँ की नसें भी जो है ना वो फेंट हो जाती है और वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। उसको बुढ़ापे में हर्पिस होता नहीं। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद में रहती है और हमें वो इस्तेमाल करनी है। और एक 5 मिनट बोलेंगे, आधा घंटा हो गया होगा ना। सर 30 वर्ष की पेशेंट हैं, बंधत्व की हिस्ट्री है सर, मृतिका भक्षण की, चूना की 10-15 साल से, और ग्रथित रज है सर, कष्टार्तव है। और बंधत्व की ट्रीटमेंट के लिए सर आधुनिक शास्त्र का निदान ट्यूबल ब्लॉकेज और यूटेराइन ट्यूबरक्लोसिस है। तो सर हमको पहले मृतिका जन्य पांडु के बारे में सोचना चाहिए कि? बराबर है, मृतिका जन्य पांडु के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पांडु होता है तो उसकी संप्राप्ति कहाँ हो जाएगी, आमाशय में हो जाएगी। रस धातु से संबंध उसका पहले रहेगा। आमाशयश्रम पित्तम रंजकम रस रंजनाथ, वहाँ से शुरुआत करनी है, रक्त तक आना है हमें। तो सुश्रुत जी का रक्त का पांडु भी सोचना है और चरक जी का रस का पांडु भी सोचना है हमें। मृत भक्षण अगर इतना होता है तो बड़े अंतों में मिट्टी पड़ी हुई रहती है, तो तीक्ष्ण विरेचन उनके लिए करना ज़रूर रहता है। अभी वो अगर दुबली पतली रहे तो उसका अग्नि पहले अच्छा करके बृहद वमन और बृहद विरेचन किया जाए तो उसके 3 ही अवस्था पाक जो है नॉर्मल आ जाएगी। रही बात जो है वो यूट्रस के अंदर के झिल्ली की और वहाँ के ट्यूबरकुलोसिस की। पांडु हो गया, रस धातु अगर खराब हो गया
तो रस का यापन जो आगे चलकर बाकी के धातुओं में होता है वो होता नहीं, तो अनुलोम राजक्षमा की ट्रीटमेंट उसको करनी होगी। और उसके साथ प्रतिलोम राजक्षमा जो है वो वाजीकरण द्रव्य जो है ना उसके हिसाब से करना होगा। अभी स्त्रियों में अंतफल जैसे रहते हैं वैसे पुरुषों में वृषण रहते हैं, तो वृषण से संबंध रखने वाली चीज़ जो है वो वाजीकरण अध्याय में अगर दे दिए तो वृषभ, वृषण और अंतफल इनके एनालॉजी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, वाजीकरण द्रव्य स्त्रियों को भी इस्तेमाल करने होंगे। उसमें एक्ट का कुछ संबंध नहीं है, लेकिन ऑर्गन जो है बीज ग्रंथि वो अच्छी हो सकती है। इतना ही नहीं, टेस्टिकल्स और ओवरी की जो हिस्टोलॉजी है वो लाला ग्रंथि की भी वही है और पैनक्रियाज की भी वही है। तो डायबिटीज़ जिन लोगों को है उन लोगों को पैनक्रियाज अच्छा करने के लिए, डायबिटीज़ मिलिटस के लिए वाजीकरण द्रव्य हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा होता है। लाला ग्रंथि में उत्पन्न होने वाले कैंसर वगैरह जो रहते हैं उसके लिए वाजीकरण द्रव्य फ़ायदा करते हैं। ये देखो ऐसा आयुर्वेद में अलग अलग सोच मिल जाती है, वैसा उस पेशेंट के बारे में होना चाहिए। तो आमाशय से आपने रस धातु अच्छा कर दिया, गर्भाशय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पांडु की जो ट्रीटमेंट है वो क्लासिकल करते हैं, तो राज अक्षमार पांडु की ट्रीटमेंट हो गई तो अंदर की झिल्ली उसकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ट्यूबल ब्लॉक भी उससे। राज अक्षमा में एक घी बताया क्षीर षट्पल घृत, और उसका फलश्रुति में ऐसा बताया कि सूक्ष्म स्रोतोगामिता उसमें रहती है और धातुओं का परिपोषण वो अच्छा करता है। तो अभी हमें क्या करना है, अधोभागर क्या है, एरंडी का तेल है, अधोभागर सहचर का तेल है। एरंडी का तेल अच्छा है क्योंकि वो वृक्ष भी है, मधुर रस, एरंड तैलम मधुर उष्णम सूक्ष्म कषायनोसम स्रोतो विषधनम च, ऐसा बताया। तो वो लेना है और क्षीर षटपल घृत के जो द्रव्य उसमें सिद्ध करने हैं और उसका उत्तर बस्ती लगवाना है। पहले निरोध करना है और बाद में उत्तर बस्ती लगवाना है, तो ट्यूबल ब्लॉक कमाने की संभावना और बढ़ती रहेगी और उसको बच्चे हो जाएगी। तो सोच मल्टी डायमेंशनल हमारी होनी चाहिए और हर एक चीज़ पेशेंट को बता कर करनी है, हम ये करने जा रहे हैं, इसको इतना समय लगा, ये ऐसा करना चाहिए, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। अभी देखो गर्भाशय का रिदम आपको अच्छी तरह से कैच करना है, तो 24 घंटे में 2 बार, सुबह 10 से 12 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक 2 बार खाना हो गया और 1 बार पेट साफ हो गया, तो उसकी ल्यूनर साइकिल जो चांद से ताल्लुक़ रखती है वो पकड़ लेती है वो, और उसका रिदम आ जाता है और पीरियड नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, एंडोमेट्रियम अच्छा तैयार हो जाता है, बीज ग्रंथि तक का काम अच्छा होना शुरू हो जाता है। अपने आप जो अंदर के घाव है कम हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम का थिकनेस प्रॉपर हो जाता है, बीज ग्रंथि अपने आप ओव्यूलेशन करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ हमने ये मिट्टी की वगैरह सोच लगा दी जाए तो और आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन दैवम पंचमम ऐसा जो बोला जाता है ना, सब कुछ है फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनके दैव पाश्चर्य कारण वगैरह भी रहते हैं। तो कभी कभी कर्म का क्षय हो गया तो ही बच्चे हो जाते हैं, 10 बरस के बाद, 12 बरस के बाद कोई वैद्य मिल जाता है और वो काम कर देता है और हो जाता है। इसलिए आपका नैतिक अधिष्ठान अच्छा होना चाहिए, आपकी पूजा पाठ होनी चाहिए, आपकी साधना होनी चाहिए, आपको गुरु ने मंत्र दिया होना चाहिए, आपका आयुर्वेद का प्रतीक का आदर जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपका खुद का कर्म अच्छा होना चाहिए। पेशेंट अच्छा होने के लिए उसका फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें जो रहती है वो आयुर्वेद मानता है ना। श्वेत्र के पेशंट में सर नारळाची करवंटीचा राख हे लावायला दिलेलं आहे सर। नारियल की करवंटी जो रहता है, नारियल कपाल जो रहता है ना, वो जलाने से क्या हो जाता है, नीचे ऐसा एक टार आ जाता है और आप ऐसा करके देखते तो वो स्त्यान पिछला ऐसा रहता है और वो ईसब के लिए बहुत फ़ायदा करता है। गजकर्ण और ईसब जो रहता है ना, पाव को वगैरह जो आ जाता है, दमा अच्छा हो गया, स्किन का प्रॉब्लम बढ़ गया, स्किन का प्रॉब्लम कम हो गया, दमा बढ़ गया, ऐसे में जो कुष्ठ रहता है ना वो उससे बहुत अच्छी तरह से जाता है। वो हमने क्यों चूज़ किया है, वो काला रहता है इसलिए हमने चूज़ किया है। तो काली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो कुष्ठ जब बढ़ जाता है तो बाद में उसमें शीतल उत्पन्न होता है। नारियल का ये कालापन जो है अंदर चले जाता है, सफ़ेद कोबरा मिलता है ना। तो हमने इसलिए वो करवंटी को जलाया है, उसमें विश्वनाथ नंबर 1 नाम की दवा और बाकुची का तेल डालकर हमने लगाने के लिए दे दिए। विश्वनाथ नंबर 1 जो है वो कहाँ से है, तो वही परिमार्जन जो बताया चरक जी ने सूत्र स्थान में, वहाँ से वो द्रव्य आ गए, वो इस्तेमाल करें।
सर एक बाहेरचा पेशंट आहे, वय 35 आहे, मेल पेशंट आहे. राईट साईडला इथं मस्क्युलर पेन म्हणतो. तर विबंध पण होता त्याला. विबंध आत्ता गेलाय, पण मग तो असं म्हणतो की मस्क्युलर पेन आहेच आणि मध्येच चमकल्यासारखं वाटतं वगैरे. मग त्याच्यामध्ये अजून काय? अभी कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस नाम का एक बीमारी रहती है. स्टर्नम और जो कार्टिलेज रहता है उसको जहाँ रिब लग जाती है ना वहाँ इन्फ्लेमेशन रहता है. तो उसके पहले मुंह ओरल हाइजीन देखना है. सर्दी जुकाम रहे, कान फूटा हुआ रहे, डिकेट टीथ रहे तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि वहाँ से मसल शीथ से वो पीप वगैरह नीचे आके इन्फ्लेमेशन हो सकता है. एक दूसरा क्या करना है, उसको पीठ की हड्डी जो है ना उसके ऊपर प्रेशर देना है. पेट को तांबा लगाना है. हमारे पेट में दो तरह का प्रेशर रहता है, हाइड्रोलिक प्रेशर और न्यूमेटिक प्रेशर. न्यूमेटिक हवा का रहता है गैसें का आंतों में, और दूसरा हाइड्रोलिक यानी पेरिटोनियल कैविटी में पानी रहता है 15 से 40 ml तक. तो वो इधर उधर हट गया तो वाट सरकली बोलते हैं मराठी में उसको. नाभि में उंगली डालने से जो पल्सेशन दिखता है वो यहाँ वहाँ घूम गया तो उसको बोलते हैं वाट हिल गई. तो हम उसके लिए तांब्या लगाते हैं, दीप यंत्र लगाते हैं, तो वो नॉर्मल आ जाता है सब. तो वो करने से चेस्ट के ऊपर का जो प्रेशर है ना वो उसका कम आ जाएगा. पीठ की हड्डियों के अलाइनमेंट जो है ना वो अच्छी करनी है. पेट के बल लिटाना है, पहले तांब्या वगैरह लगाकर उसको अच्छा कर लेना, बाद में सुलाना है. ग्रू ऐसी रहती है हमारे पीठ की, तो उसके ऊपर ऐसा हाथ रखना है दोनों और प्रेशर उसको देना है. तो कट कट आवाज़ आ जाती है और वो अलाइनमेंट नॉर्मल हो जाती है, चेस्ट पेन कम होता है. फिर भी अगर वो बोलता है कि मुझे चेस्ट पेन हो ही रहा है, ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल है, फिर भी वो बोल रहा है ना, तो उसको बोलना मैं कितवा डॉक्टर हूँ तुम्हारा. तो वो बोलता है आप 10वें डॉक्टर है, 12वें डॉक्टर है. तो 10-12 डॉक्टर येड़े नहीं हो सकते, एक पेशेंट एड़ा होता है. तो उसको गदोद्वेग नाम की बीमारी रहती है. वो भैंसे रत्नावली में आप गदोद्वेग नाम की बीमारी निकालो, उसमें क्षीरोदरी और यमान्यादी चूर्ण ऐसे दो चूर्ण आ गए. तो क्षीरोदरी सुबह शाम, यमान्यादी चूर्ण खाना खाने बाद. तो पेशेंट बोलते हैं हाँ अभी अच्छा लगता है. त्यात दिलं होतं, तर थोडंसं ओव्हर थिंकिंग कंट्रोलमध्ये आलं असं. अभी शिरोधारा भी पृथ्वी के तल के ऊपर तुम है ना जिंदा, है ना, ठीक है, तो भूल जाओ बोलना है. फिर भी ऐसा करता है तो वो बोलता है ना यहाँ दर्द हो रहा है तो तुम बोलो कि मुझे भी हो रहा है, तो उसको लगता है हाँ मेरे जैसा कोई तो है ना. ये भी हो सकता है. ये गदोदे के पेशेंट बहुत. और मैं आपको एक बात आज ही क्लियर कर देता है, गदोदे के पेशेंट जो है वो हेरिडेटरी रहते हैं. उनमें हेरिडिटी रहती है, मम्मी को सेम बीमारी रहती है, कुछ भी करो अच्छा नहीं लगता. उसका बच्चा भी ऐसा रहती है, लड़की भी ऐसी रहती है, लड़की की लड़की लड़का वैसा ही रहते हैं. तो अनुवंशिकता मिलती है हमें गदोदक की बीमारियों में. तो आप सोच लो, सब लोगों को एक ही दवा, सुबह शाम क्षीरोदधी, दोपहर रात या मान्यानी. उसका प्रयोग हम कैसा करते हैं, वो पेशेंट आ गए ना तो आज एक अलग दवा हम दे देंगे ऐसा बोलते हैं, और उसको बाहर बिठा कर वो क्षीरोदधी खिलाते हैं, और 10 मिनट के बाद बताओ तो वो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है अभी, तो उसको वही चीज़ देनी है. बहुत ऐसे लोग रहते हैं. 100 लोग आपके पास पेशेंट आ गए, भगवान करिए और आ जाए, लेकिन 100 में से 10 पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो गदोद के रहेंगे. और उनको ये कभी बोलना नहीं ये आपकी मनोविकृति है. उसको बोलना है पुराने डॉक्टर को कुछ समझा नहीं, मुझे समझ में आ गए, आप सच्चे बोल रहे हो, दूसरों को समझना नहीं आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में आ गए तो अभी मैं ठीक करेगा. तो उनको लगता है कि हाँ बराबर है. मनोरुग्ण है आप ऐसा बोले ना तो 11वां डॉक्टर आप रहते, 12वां खोजने के लिए वो चले जाते. प्रेग्नेंट लेडी को 8 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको अपन पंचांगी दौरा बोला था अंगुष्ठ पे लगाने के लिए. हाँ वो हमारे स्टूडेंट ही है और उसकी उम्र अभी 45-46 वगैरह है, और वो भगवान की दया से महाराज की दया से कंसीव हो गई है, और पेट में उसका बच्चा है अभी 7.5 महीने का, या 8वां महीना अभी शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से. तो अभी जो उसका पेट बढ़ रहा है ना उसमें
वो एल्डरली प्राइम में इसकी वजह से जरठत्व बहुत है। वात का गुण इसमें इतना है कि कर्कशत्व, कठोरत्व, कठिनत्व वगैरह सब वात के गुण उसमें है। तो बच्चा बढ़ने के लिए जो कुछ स्पेस मिलनी चाहिए और यूट्रस के मसल जो स्ट्रेच होने चाहिए ना, वो हो नहीं रहे। तो फीटल स्ट्रेस हो सकता है और ये प्रेशस भी है ना अभी। तो हमें क्या करना चाहिए, पेट बढ़ने की अभी उसकी जो कल्पना है ना, वो आंत्र वृद्धि जैसे हमें ट्रीट करनी है। तो आंत्र वृद्धि में ये धागा बांधना, विद्ध कर्म करना, अग्नि कर्म करना कर दिया है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अभी दोनों जगह से पेट अगर उसका बढ़ाना है ना, तो हमें उसके ऊपर काम करना होगा। इलास्टिसिटी भी बढ़ाएंगे और कम जगह में अच्छा बच्चा पैदा होने के लिए जो क्वालिटी ऑफ धातु उत्पन्न करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यष्टि मधु, यष्टि काश्मीरी वगैरह सब दे दिए। और उसका पेट अभी थोड़ा सा भी बढ़ गया, फिर भी वो पूरी डिलीवरी होने के लिए जो अंदर स्पेस में बढ़ना चाहिए ना, उतना बच्चे को हम बढ़ाएंगे। और उसके लिए हमने बहुत सारी कोशिश कर दी है। यष्टि काश्मीरी ये ऐसा कल्प है जिससे मम्मी का वेट बढ़ता नहीं और बच्चे का बढ़ जाता है। एक बार डिलीवरी हो गई तो मम्मी को वेट कम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। यूट्रस पूरा कॉन्टैक्ट हो जाता है और ब्रेस्ट में दूध भी बहुत सारा आना शुरू हो जाता है। तो ये सब की कोशिश हमने उसमें कर दी है, इसलिए वो धागा बांधा है। काला धागा हम ज़्यादा बांधते नहीं। काला धागा जो रहता है ना, लड़की लोगों ने कभी भी टांगों को नहीं लगाना चाहिए। उससे जो गंदी चीज़ें हैं ना, बाहर आसमंत में घूमने वाली, वो अटैक कर देती है। पंचांगी धागा कभी भी लगाना जरूरी रहता है। पंचरंगी, ये ख्याल आपको अक्सर रखना होगा। यानी समझो कोई छोटी लड़की है और उसके घुटने के ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद धब्बा आ गया, तो पहले आप क्या कर लो, कृमि की दवा दे दो, कीड़े गिरवाओ। डेफिशिएंसी लगती है तो विटामिन वगैरह उसके शरीर में पैदा होने के लिए चीज़ें करो। उसके साथ आप क्या करो, स्किन से ताल्लुक है तो त्वचा रोग की ट्रीटमेंट उसको करो, लेकिन डायरेक्ट वहाँ बाकुची तेल मत लगाना। वो अगर सादा धब्बा रहे तो बाकुची क्या करेगी, त्वक दोष विशेष कंडुति क्षेत्र प्रशमी पर करने वाली है, लेकिन उसकी एफिनिटी जो है वो मेलानिन की तरफ रहती है। वो धब्बा कम हो जाता है और बाद में ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है और संभवतः दूसरी जगह भी वो कुष्ठ बढ़ सकता है। तो आयुर्वेदिक दवाओं को साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं रहता, ऐसी कोई बात नहीं रहती। वो दवा है यार, खाना ज़्यादा हो गया, गोलगप्पे ज़्यादा हो गए तो वोमिटिंग और पतले दस्त आते हैं, ये तो दवा है। तो आपको सोचना होगा दोष धातुमल का, और एकदम कोई भी चीज़ ऐसा लगानी, ऐसा करना नहीं चाहिए। डॉक्टर लोग बहुत सारी बार करते हैं, बुखार कम नहीं हो रहा है, वेट कम हो रहा है, एसिड फाइज बैक्टीरिया आते नहीं, फिर भी AKT शुरू कर दिए, करते हैं ना। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों का लीवर डैमेज होता है और उनकी लीवर की संप्राप्ति बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दवा ये दुधारी शस्त्र है, कैसा आप इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो दवा है तो दवा के हिसाब से ही इस्तेमाल करो, आपका निदान पूरा का पूरा पहले होने दो, है ना। ऐसे बहुत सारे पिक्चर वगैरह भी है, देखो कि आदिवासी लोगों का प्रॉब्लम कुछ तो रहता है, तो पुलिस लोग जो रहते हैं वो अच्छा पुलिस देख लेते और वो आदिवासी के यहाँ छोड़ देते, उनका बंदोबस्त कर दो। तो वहाँ वो जाता है और वो सोचता है सच्ची में इनको प्रॉब्लम है यार, और वो पुलिस रहते हुए भी पुलिस के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है। वहाँ उसे गोलियाँ पुलिस के ऊपर डालना शुरू कर देता है ना, क्योंकि उसको बहुत पता चल जाता है कि यहाँ सब गलत हो रहा है और सरकार सब गलत ही कर रही है। तो सरकार का आदमी सरकार के विरोधी काम को शुरू कर देता है, वैसा ये हो जाता है। बाकुची लगा दी, बाकुची अंदर चली गई, मैं शीत्र बनाऊंगी, हो सकता है। लोग तो खाना खाते ही रहते हैं गंदा, दही खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मस्तानी पीते हैं, है ना, बार बार हो जाते हैं ये सब प्रॉब्लम उनके शरीर में, क्या करें, है ना। ठीक है। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमद द्या